बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी फरमाइश पर एक छोटी सी वीडियो तैयार की जा रही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 9th में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम, बीएससी, तमाम क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होगी। पूरा साल आप लोग मेहनत तो करते हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, लेकिन क्या आपको पेपर हल करने का तरीका आता है? आज हम इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम पेपर प्रेजेंटेशन जो टिप्स हैं उसके बारे में बताएंगे। पूरा साल आपने मेहनत की, तो जो आपने कॉपी सॉल्व की, पेपर सॉल्व किया, कॉपी में जो लिखा, तो कॉपी जो है, कॉपी इज़ योर प्रोडक्ट। अब कॉपी आपकी प्रोडक्ट है। उससे मुतालिक हमने आज पढ़ना है पेपर काउंसलिंग ऑफ एग्ज़ाम साइकोलॉजी सेशन। आज का हमारा जो सेशन है वो साइकोलॉजी होगा और उसमें कुछ काउंसलिंग करनी है एग्ज़ाम से मुतालिक। इसलिए वीडियो को आखिर तक पढ़ना और सुनना, और इसमें एंड में हम कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बताएंगे कि एमसीक्यूज़ में क्या हमारी मिस्टेक होती हैं, उसको भी लाजमी सुनिएगा, क्योंकि 50% तो एमसीक्यूज़ का पेपर है 2021 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के क्या क्या मकासद हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, पेपर प्रेजेंटेशन के स्किल्स क्या क्या हैं। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पेपर, पेपर के दौरान स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। अवॉइड दीज थिंग्स ड्यूरिंग एग्जाम, जब एग्जाम हो रहे हों तो उस वक्त कुछ चीज़ों को हमने छोड़ना है, इज्तिनाब करना है, अवॉइड करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसमें एक तो पेपर जब हमारे पास आया तो हमने क्या करना है, ड्रॉ अ मार्जिन ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द पेपर विद अ कट मार्कर। कट मार्कर से दोनों तरफ दो दो लाइनें लगानी हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर में लाइनें तो लगी होती हैं, फिर जो है मार्जिन लगाने की क्या ज़रूरत। आपको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जो है मार्जिन लगानी है, लेकिन पेंसिल से नहीं लगानी, मार्कर से लगानी है। बोर्ड की कॉपी में जो लाइनें लगी होती हैं, जब उसको स्टेपलर किया जाता है तो वो लाइनें उसके अंदर आ जाती हैं, स्टेपलर हो जाती हैं। आपको अपनी लाइनें लगानी है, उससे थोड़ी सी खूबसूरती होती है। जब तक कोई भी चीज़ सही प्रेजेंटेशन उसकी नहीं होगी, उसको डेकोरेट नहीं किया जाएगा, तो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, अगर डाइनिंग टेबल पर आपने इतनी मेहनत से खाने वगैरह तैयार किए, अगर उसको सही डेकोरेट किया, देखने में अच्छा लग रहा है, तो खाने में, देखने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि डेकोरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे किसी घर में ये चीज़ें बिखरी हुई हैं तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। ऐसे ही अगर आपका पेपर बहुत ही खूबसूरत होगा, उसकी प्रेजेंटेशन आपने सही की होगी, तो पेपर चेक करने वाला वो आपका पेपर जो है वो इतना ज़्यादा जो है पढ़ेगा नहीं, और थोड़ा बहुत देखता हुआ अच्छे नंबर देता हुआ आगे चल जाएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन पढ़ना चाहिए शुरू ही में। कीप योर पेपर नीट एंड क्लीन, अपने पेपर को साफ रखना है। उसमें कोई कोशिश करें कि इंक वगैरह जो है ना फैल रही हो। कभी कभार, क्योंकि अक्सर पेपर हमारे जो है ना जून जुलाई में होते हैं, गर्मी इतनी सख्त होती है, पसीने वगैरह भी, कुछ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं पसीना वगैरह निकल रहा होता है, कॉपी में जो ना वो पसीने उसका गिर रहे होते हैं, इंक फैल रही होती है। ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं उनके हाथों में ये सब जो है पसीना आ रहा होता है, लिख भी रहे होते हैं। तो टिश्यू पेपर वगैरह जो है ना आपके पास हो, कोई जो है रुमाल वगैरह आपके पास हो, ताकि अगर पसीना अगर बहुत आता भी है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो उसको पसीना आ रहा होता है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आराम से सुकून से अपना पेपर दें। इसके बाद
गिव प्रॉपर इम्पोर्टेंट हेडिंग्स, जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स है उसको आपने प्रॉपर लिखना है, छोड़ना नहीं उसको, क्योंकि जितनी हेडिंग्स होंगी पेपर इतना खूबसूरत लगेगा। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जगह छोड़ देते हैं। फिल द इंटायर पेज एंड डू नॉट लीव एंड स्पेस। आपको कोई जगह छोड़नी नहीं है। अगर नीचे ऐसा ना कि भाई आपने क्वेश्चन लिखा और नीचे जगह थी आपने छोड़ दी। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहले पेज में तो नाम वगैरह लिखना होता है, दूसरे पेज में जो है ना जगह खाली होती है सामने फ्रंट पेज पे, तो स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं, आगे लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप एमसीक्यूज उसमें सॉल्व करें। कोई पेपर जो है ना आपने छोड़ना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपने तमाम क्वेश्चन करने हैं और कोई पेज जो ना आपने नहीं छोड़ना। स्टे ऑन द टॉपिक विल आंसरिंग द क्वेश्चन। और इसमें आपने जो है जो चीज़ पूछी जा रही है वही लिखनी है, अपने टॉपिक में रहना है, टॉपिक पे जमे रहना है, एक टॉपिक से हटकर दूसरे टॉपिक में नहीं जाना, पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ पूछी जा रही है। इसके बाद आफ्टर द कंप्लीटिंग द क्वेश्चन ड्रॉ अ लाइन एट द एंड ऑफ द आंसर। आंसर के एंड में आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है लाजमी। इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार आपने मिक्स करके दो क्वेश्चन लिख तो दिए, बीच में कोई जो है लाइन ड्रॉ नहीं की, कोई लाइन नहीं छोड़ी, तो चेकर ये समझता है कि ये एक ही क्वेश्चन है और वो उसका एक नंबर दे रहा होता है। जो भी नंबर होता है क्वेश्चन का उसको हम दरमियान में लिखें और उसमें थोड़ी सी जो ना साइडों पे थोड़ी सी डिजाइनिंग करें, ताकि पता चले कि वो ऊपर वाला अलग क्वेश्चन है और नीचे वाला अलग है, ताकि अलग अलग आपको उसके जो ना मार्क्स वगैरह मिले। और इसके बाद बात जो की थी, डोंट लीव एक्स्ट्रा स्पेस एट द एंड ऑफ द पेज। कोई जो ना अगर पेज में थोड़ी सी जगह है भी, अभी आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, तो वो जगह भी आपको नहीं छोड़नी। इसके बाद कभी कभार जो है गलती ये भी हो रही होती है कि राइट ओनली द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। जो बात पूछी जा रही है, जो नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका सिर्फ नंबर लिखें। अगर आपको आता है नंबर लिख लें। डू नॉट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं तो आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं करना। बट इफ़ यू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देन डू नॉट राइट एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन द पेपर। अगर करने 5 क्वेश्चन थे, आपने 6 कर लिए, अब वहाँ पे आप एक्स्ट्रा जो है लिख रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉरी सर, सॉरी मिस, इस तरह की लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने 5 की जगह 6 क्वेश्चन लिख दिए, बस वो आपको 5 ही के नंबर देगा। अगर जो ना 3 मार्क्स का है तो 15 या 14 या 13 दे देगा। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहे हो तो कुछ चेकर ऐसे होते हैं, उनको गुस्सा आता है कि ये एक्स्ट्रा क्यों लिखते हैं, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम बार बार चेक कर रहे हो। तो इसलिए कोशिश ये करें कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर लिख भी लिया है तो शो ना करें। कट द अननेसेसरी मटेरियल प्रॉपरली। हाँ, जो अननेसेसरी है, गैर ज़रूरी है, उसको आप प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर ना उस चीज़ को आपने काटना है। लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बार बार उसको काट रहे हैं, हाँ, अगर क्योंकि पेपर इतना गौर से नहीं चेक किया जाता, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है तो अगर आप जो ना वाकई समझते हैं कि भाई बहुत ही इसमें मिस्टेक है, तो पेंसिल से काट के साथ ही आपने दूसरा वर्ड लिख लिया। लेकिन ज़्यादा कटिंग ना हो, ज़्यादा कटिंग से भी आपके नंबर कम हो रहे होते हैं। लेकिन मैथ्स में जो ना आपका कोई क्वेश्चन जो है गलत है या कोई न्यूमेरिकल गलत हो गया, उसमें क्या करना है, आपने वो पूरा क्रॉस लगाना है, एक ही लाइन लगा, ऐसा डबल लाइन ना हो, ऐसा जैसे क्रॉस लगाते हैं मल्टीप्लाई का निशान, एक ही जो है ना बस क्रॉस का निशान लगाना है, एक ही लाइन लगानी है और नीचे लिखेंगे कैंसल्ड, और उसके बाद अपना क्वेश्चन दूसरा शुरू कर देना है। अब जो है सैंपल के तौर पर कुछ आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, पेपर दिखाए जा रहे हैं कि जो टॉपर हैं वो किस तरह क्वेश्चन करते हैं। आप देखेंगे दोनों तरफ लाइनें लगाई हुई हैं, तो आपने कोशिश करना है कि पेंसिल से लाइनें नहीं लगानी, बल्कि ब्लू मार्कर जो है, कट मार्कर, उससे लाइनें लगानी है और हेडिंग्स वगैरह देनी है। और देखिए नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है उसकी हेडिंग्स दी। और इस तरीके से देखिए, जो आप अगर देखें ऐसे एक कट मार्कर मिलता है जिसमें खुद ब खुद ऑटो पे डबलिंग जो है लाइन हो रही होती है, एक बारीक से पतली सी लाइन होती है, एक थोड़ी सी मोटी। तो हम जो मार्कर लें
तो ये ऐसे मार्कर मिलते हैं, लाजमी लें। और नंबर 1 लिखकर देखें, इस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी डिजाइनिंग से बना ली है, लेकिन ये 1 इधर नहीं लिखना, ये 2 इधर नहीं लिखना। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, यहाँ पे लिख दिया छोटा था, 2 यहाँ तो लिख दिया और कोई हेडिंग्स नहीं डाली, और यहीं पे जो ना लाइन भी नहीं छोड़ते, उसी में मिक्स करके लिख देते हैं। देखिए आपको बी कॉपी भी मिलेगी, सी की भी मिलेगी, लेकिन इतनी कंजूसी ना करें, इसकी प्रैक्टिस करें कि आप जो है ना वाज़ेह लिखें। इसमें भी देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इक्तिबास की तशरीह सवाल उन्होंने लिखा, अच्छी बात है, अगर वक्त है तो लिख सकें। उसके बाद उन्होंने पूरा इक्तिबास नहीं लिखा, शुरू की वर्डिंग लिखी है, कुछ अल्फाज, और एंड की लिखी है, और उसके बाद डॉट 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 के निशान लगा दिए। इसके बाद वो जो हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ, कोशिश किया करें कि उर्दू के पेपर में आपको हवाला सबक नहीं लिखना चाहिए, बल्कि सबक का उन्वान। हवाला तो मुसन्निफ का होता है और इसका उन्वान होता है, टाइटल जिसको बोलते हैं, टाइटल पेज, उन्वान। जैसे सबक का उन्वान है रस्म व रिवाज की पाबंदी की नुकसानात, या सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, बस वो लिखेंगे। मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान या सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह। तशरीह लिखने से पहले देखें डबलिंग लाइन है, आपको सियाको सबाक 2-3 लाइनों का लिखना होगा। सियाको सबाक का मतलब होता है रिकैप, कि तशरीह से पहले इस जो इक्तिबास दिया गया है इसमें क्या बात पूछी जा रही है, उससे पहले क्या बात चल रही थी, तो आपने रिकैप थोड़ा सा लिखना है इसमें, सियाको सबाक। उसके बाद तशरीह लिखनी है इसकी। और इस तरीके से देखें इस्लामियात के पेपर में कुरानी आयात जो आपको बेहतर आती है, नंबर 1 पे लिखा उन्होंने। इन्होंने जब देखा नंबर 3 वाली उनको ज़्यादा अच्छी आती है, सही, नंबर 3 लिखा, फिर उसके बाद नंबर 2 लिखा, और हर एक के बाद देखें लाइन लगाई जा रही है, और कितनी खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइनिंग की है। 1 पे ऐसी छोटी सी डिज़ाइनिंग की हुई है, ऐसी डिज़ाइनिंग लाजमी करें। आपको कट मार्कर से लिखना आता हो, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे खूबसूरत लिखने से अगर ऐसे लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल रहे होते हैं। देखिए इन्होंने डबलिंग लाइन से की हुई है, यहाँ पे भी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसकी जो थ्योरी वगैरह लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे। ये पार्ट 2 था, इसके बाद जो है ना पार्ट 3 लिख रहे हैं, उसकी हेडिंग पहले डाली है। तो कोशिश किया करें कि भाई हर क्वेश्चन में हेडिंग डालें। आपने क्वेश्चन तो लिख दिया और बगैर हेडिंग के आपने 3 लाइनें लिख दी, अब चेकर को ये बात समझ में नहीं आती कि किसके बारे में लिखा है इसने। इसलिए बेहतर ये होता है कि भाई हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में छोटी सी हेडिंग्स डाल दें और फिर लिखना शुरू कर दें, तो उससे पता चल जाता है कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। इस तरीके से जो है कभी कभार ये भी होता है कि वो 5 चीज़ें पूछ रहे होते हैं, 6 चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 नहीं लिखें, बल्कि आपको ऐसे बुलेट्स वगैरह बनाने होंगे, स्टार बनाएं, ऐसे निशानात बनाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कभी कभार जो है वो किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पूछ रहे होते हैं 5, आपने जब 4 लिखी 1 2 3 4, अब 5 आपको आ नहीं रही, आपने 5 तो लिख लिया लेकिन आगे पूरी लाइन छोड़ दी। अब जो है पेपर चेक करने वाला ये समझेगा कि भाई इसको तो आता ही नहीं है। इसलिए अगर आपने जो है 4 बुलेट्स वगैरह डाले हुए हैं, अब वो काउंट नहीं करेगा कि भाई इसने 4 लिखी या 5 लिखी, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, उसने आगे भी जो है पेपर चेक करना होता है, अगले क्वेश्चन चेक करने होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि 1 2 3 नहीं डालें। ऐसे जब आप हेडिंग्स वगैरह जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हेडिंग्स वगैरह, तो हेडिंग्स में भी 1 2 3 4 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हेडिंग्स वगैरह लिखें। और इसमें देखिए फिजिक्स के पेपर में भी जो है उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूरा ऐसा लिखा, सेक्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 1 लिखा, और न्यूक्लियर उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत से बयान किया जा रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर ऐसा नंबर 2, तो ये जो नंबर 1 2 जो है ऐसा दरमियान में लिखा जाता है, साइड पे नहीं लिखा जाता। तो ये जो है इसके बारे में तमाम बातें। अगर आपको डायग्राम बनानी है तो डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबल भी करना होता है, तो वो वाज़ेह अंदाज में करें ताकि समझ में आ जाए। उसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे वाज़ेह अल्फाज में लिखें ताकि उनको समझ में आ जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एग्जामिनेशन रूम में तो पहुंच गए, अब पता चला भाई एक पेन लेके गए हुए हैं, ना हमारे पास स्केल है और ना ही पेंसिल है, ना रेजर है, कुछ भी नहीं है, कट मार्कर भी नहीं लगी है, एक बाल पॉइंट लेके चले गए,
ऐसी बात नहीं है, पेपर देने जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन करके आएंगे तो अच्छे मार्क्स होंगे आपके, और उसी से आगे जो है ना आपको अगले कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स वगैरह अच्छी मिलेंगी। तो अपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, पहले ही से 3-4 दिन पहले इस चीज़ का एहतमाम करना है कि ये चीज़ें खरीदनी है। लार्ज ट्रांसपेरेंट रूलर ख़रीदना है आपने, ऐसे बड़ा सा एक स्केल ख़रीदना है। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो जब आप डबल लाइन लगा रहे होंगे तो इससे पता चलेगा कि भाई आप लाइन जो है वो सीधी लगा रहे हैं। और अब ब्लू कट मार्कर, ये तमाम कट मार्कर्स हैं, तो कट मार्कर लेना है आपने, और कट मार्कर से लिखना भी आता हो उसकी आपको प्रैक्टिस पहले से करनी है। और एक कट मार्कर ऐसा लेना है कि उसकी निब में एक और कट लगा होता है, उसमें होता है जब आप डबल लाइन लगा रहे होते हैं तो लाइन एक ही लगाएंगे, लेकिन वो लाइन डबल खुद ब खुद ऑटो पे लग रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, डबल लाइन लगा रहे होते हैं, वक्त नहीं हो रहा होता, बहुत कम वक्त होता है एंड में, इसलिए अगर पेन ही ऐसा होगा जो ऑटो पे आपकी डबल लाइन लगा रहा होगा तो आसानी होगी। स्मॉल रूलर, एक छोटा स्केल भी साथ लेके जाना है, उससे फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है आपको कोई डायग्राम बनानी है, कोई ग्राफ बनाना है, कोई और काम ऐसे करना है, तो छोटे स्केल से वो काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ना गुड ब्लू और ब्लैक पेन अच्छे वाले लेके जाना है। कोशिश ये करें कि जो स्मूथ है और जो पहले यूज टू हो चुका है, आपके हाथ में बैठ चुका है और आप सही उससे लिख पा रहे हैं, पुराना है लेकिन लिखता सही है, वो लेके जाएं। न्यू लेके जाने का एक नुकसान ये है कि हो सकता है उसकी निब सही चल ना रही हो और बार बार इस तरह वो अटक रही हो, फंस रही हो, मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आपका जो पेन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पेन लेके जाएं। इंक आपके पास उसमें भरी हुई हो, वहाँ पे इंक जो है ना दूसरे से ले रहे होते हैं, इंक भी अगर लेके जाना चाहें लेके जाएं, लेकिन कोशिश करें कि इंक वहाँ पे गिरे नहीं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। पॉइंटर लेके जाएं साथ, और ज्योमेट्रिकल बॉक्स वगैरह जो है वो लेके जाएं। अगर आपका मैथ का पेपर है या कोई डायग्राम वगैरह बनानी है तो प्रकार अगर लेके जा सकते हैं, प्रकार भी लेके जाएं। कंपास वगैरह जो है, कंपास, प्रोजेक्टर वगैरह, ये तमाम चीज़ें लेकर जाएं। अगर कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो दोनों कैलकुलेटर लेके जाएं, साइंटिफिक भी लेके जाएं। अगर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर को जो है ना वहाँ पर अलाउ ना हो तो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर हो, उसको यूज़ कर रही हूँ। ऐसे पेंसिल भी साथ लेके जाएं, रेजर भी साथ लेके जाएं अपना, और शार्पनर भी, वहाँ से किसी से मांगना नहीं आपने। इसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, पेपर जो है ना हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। रीड द पेपर केयरफुली, बड़ी एहतियात से पेपर को पूरा पढ़ना है, शुरू से आखिर तक पढ़ना है। स्पेंड रीजनेबल टाइम, उसके लिए फिर हमने इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इसके लिए कितना टाइम देना है, इसको कितना टाइम देना है, वो आप पहले से उसमें आपने लिखना है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना इसमें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि मास ऑफ द क्वेश्चन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेपर। मिसाल के तौर पर आप मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अगर 7 मार्क्स हैं और पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का है, और टोटल मार्क्स ऑफ पेपर वो भी आपने इसको 100 से जो है ना मल्टीप्लाई करने हैं, और फिर 100 से क्योंकि टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 100 हैं, तो 100 से फिर बाद में सबको डिवाइड भी करना है। तो करेंगे तो तकरीबन जो है वो 7 जो है मिनट्स बनेंगे। 7 आंसर है, जो 7 आंसर है तो तकरीबन आपको इसमें 7 मिनट्स देने हैं। तो जो जितने मार्क्स का है उसको आपने इस तरह फार्मूले से, फार्मूला दोबारा सुन लीजिए, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स ऑफ पेपर, इस तरह उसको खुद करके उतना ही उसको वक्त देना है। इसके बाद अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उस एतबार से जो आपको सही याद है वो पहले किया जाए, और जो सही याद नहीं है उसको बाद में किया जाए। एनहांस योर प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करनी है, बेहतर तरीके से। रिव्यू योर पेपर बिफोर हैंडिंग इट ओवर द इन्विजिलेटर, जब आप इन्विजिलेटर को अपना पेपर दे रहे हैं एंड में, तो एक दफ़ा उसको रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, दोहराना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। इसके बाद रीड द पेपर केयरफुली, तकरीबन जो है कोशिश किया करें कि 10 से 15 मिनट्स आप पेपर को पढ़ें, शुरू से आखिर तक पढ़ें। इसके बाद नंबर 2, बी सर्टेन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए कि किस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है।
ऐसा ना पूछ कुछ और रहे हैं, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। पूछ रहे हैं एसेट के बारे में, आप आंसर किसी और के बारे में दे रहे हैं। पूछ रहे हैं पड़ोसियों की अक़साम और आप पड़ोसियों के हुकूक के बारे में लिख रहे हैं। तो इसको लाजमी देखें कि पूछ क्या रहे हैं। अक्सर गलती ये होती है कि पूछ कुछ और रहे होते हैं और हम लिख कुछ और रहे होते हैं। अक्सर टाइप्स पूछी जाती हैं और हम प्रॉपर्टीज बयान कर रहे होते हैं। इसके बाद मार्क द क्वेश्चन विच यू हैव रिवाइज स्टडीड। जो आपको क्वेश्चन सही याद हैं, आपने रिवाइज किए हुए हैं और आपको सही याद है, स्टडी की हुई आपने, उसको जो है आपने मार्क करना है कि कुछ नंबर मार्क करते हुए जब आप पढ़ रहे हैं कि मैं इसको 1 पे करूँगा, इसको 2 पे करूँगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 पे करूँगा। इस तरीके से जो सही याद नहीं है उसको एंड में आपको लिखने होंगे। इसके बाद अगली बात जो इसमें पूछी गई है, इनहेंस योर प्रेजेंटेशन। आपने बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन करनी है और राइट डिजिबली उसको वाज़े लिखना है, साफ लिखना है, आपकी राइटिंग साफ हो। लॉजिक फ्लो, ऑर्डर, इफेक्ट एंड फिगर्स, आपने उसको फ्लो में लिखना है, उस ऑर्डर में लिखना है जैसे पूछा जा रहा है उसके मुताबिक। चेक फार्मूला, टेबल एंड कैलकुलेशन, उसको भी देखना है आपने कि भाई आप जो फार्मूला लिख रहे हैं, जो फार्मूला पूछा गया है वही लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि फार्मूला जो है वो न्यूटन का जो है सेकंड लॉ का पूछ रहे हैं, आप थर्ड का लिख रहे हैं, उसको सही देखना है। टेबल आपने कौन सा लगाया है, कैलकुलेशन सही की है नहीं की, इसके बारे में लाजमी एक दफ़ा फिर बंदा देखता है। यूज़ चार्ट एंड ग्राफ्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है ग्राफ बनाना या कुछ चार्ट वगैरह बनाना तो वो उसको जो यूज़ भी किया जाए और बनाया भी जाए। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स वगैरह भी लिखना ज़रूरी है और सब हेडिंग्स लिखना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने जो है ना हेडिंग्स तो लिखी हुई हैं लेकिन लॉन्ग में सब हेडिंग्स भी लिखना ज़रूरी है। एक हेडिंग लिखकर पूरा एक ही पैराग्राफ में, मतलब 7-8 लाइनों में, 10 लाइनों में आपने लिख दिया है, ऐसे नहीं, बल्कि जो है सब हेडिंग्स दें, उसमें 3 से 4 लाइनें लिखें, फिर दूसरी सब हेडिंग दें। ऐसे सब हेडिंग्स देते हुए आप पेपर करेंगे तो चेकर के लिए आसानी होगी। और गिव एडिक्वेट पेज मार्जिन, दोनों तरफ लाइनें भी लगानी है जो पहले बता दिया गया है। अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन सर्टेन ऑर्डर, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पर आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन बी पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन सी कीजिए। सेक्शन बी में मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 पहले आता है, पहले वो कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, जो अच्छा आता है उसको पहले करें। लेकिन ऐसा ना करें कि आपने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, फिर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, फिर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ये गलती ना कीजिए। अगर आप क्वेश्चन सेक्शन सी पहले करना चाहते हैं वो पहले करें। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट सेक्शन सी करते ही नहीं। सेक्शन सी जो है उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं और वो इतना लेंदी तो होता है लेकिन ईजी होता है। उसको आप हेडिंग्स डालते हुए उसको पहले लिख लें ताकि अच्छे मार्क्स हो। अगर पेपर रह भी जाता है तो सेक्शन बी में से कोई रह जाए जिसके मार्क्स कम होते हैं तो कोई बात नहीं, तो सेक्शन सी पहले कर लें, बेहतर है। ड्रा मेंटल ट्री फॉर लॉजिकल आंसर, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और यूज एक्सेप्शन एंड नॉलेज ऑफ चैप्टर इफ क्वेश्चन इफ फाउंड टू बी कंफ्यूज। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि इंसान कंफ्यूज हो रहा होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपने देखना है कि किस चैप्टर से ये, उस चैप्टर के बारे में आपको कुछ चीज़ तो याद होगी, उसका फार्मूला याद होगा या उसकी डिफिनेशन याद होगी, कोई भी चीज़ उसकी याद होगी, कुछ ना कुछ लिखें। अगर 3 मार्क्स का है उससे रिलेटिव अगर आपने लिखा है तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेंगे। 3 में से 1.5 मिल सकते हैं या आपको कम से कम जो है ना उसके 2 मार्क्स मिल सकते हैं, कुछ तो मिलेंगे। इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, हेडिंग्स वगैरह अगर पहले देना शुरू कर देंगे, हेडिंग्स दें। हेडिंग्स से ये होता है कि
वो याद आ जाती है। ख़ासतौर पे उर्दू में ऐसा होता है कि हेडिंग्स से जो ना पूरा जो उसमें लिखना होता है वो याद हो जाता है। तो हम हेडिंग्स जो है वो लाजमी लिखें। इसके बाद है एलोकेट रीजनेबल टाइम। हम जो है अपने टाइम को जो ना सही स्पेंड करें अकॉर्डिंग द मार्क्स, जैसे मैं अभी जो फार्मूला बताया है उसके मुताबिक। यूज़ बुलेट्स फॉर थ्योरेटिकल आंसर। जितने भी जो है आंसर ऐसे पूछे जा रहे हैं कि भाई उसकी जो है ना 5 खुसूसियात बयान करें, 5 अक़साम, 5 टाइप्स बयान करें, तो आपने उसमें जो है 1 2 3 4 5 नहीं लिखने। जैसे कि बताया गया है कि आपको एक नहीं आ रहा तो उसमें आपको परेशानी होगी। तो कोशिश ये करें कि भाई स्टार डालें, कोई बुलेट्स वगैरह डाल लें। डू नॉट राइट द क्वेश्चन, जस्ट राइट द नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तभी काफ़ी आपके लिए। इसके अलावा जो है और हमसे जो है जो गलतियां हो रही थी, क्योंकि हमने जो है पेपर में जो ना ट्रिक यूज करनी है, और हार्ड वर्क ना करो बल्कि स्मार्ट वर्क करो। ऐसे लिखो, ऐसे ट्रिक से लिखो कि उसको चेकर को समझ भी ना आए। इसके बाद जो हमने लिखना है कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग एग्जाम। जो मुझसे मिस्टेक हो रही होती हैं, क्या क्या मिस्टेक हो रही होती हैं। स्टूडेंट मोस्टली डू नॉट रीड द पेपर ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते। क्वेश्चन पेपर उठाया, पहला क्वेश्चन आया, लिखना शुरू कर दिया, दूसरा सम देखा, वो भी लिखना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब पेपर कर लेते हो कहते हो ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया है ये तो बस अपनी तरफ से लिखा है, ये तो मुझे सही याद नहीं था, लास्ट वाला तो बहुत इजी था। इसलिए कोशिश किया करें पूरा पेपर लाजमी पढ़ें। जब पूरा पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा, कभी कभार जो है फ़ायदा ये होगा कि जो एंड के क्वेश्चन जो हैं जो इजी हैं वो आपको ज़्यादा आ रहे होते हैं, अच्छे आ रहे होते हैं, इसलिए उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, वो लिख लिया करें। इसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जो कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें उसके बारे में सही समझ नहीं होती कि लिखना क्या है। पूछ कुछ और रहे होते हैं और हम लिख कुछ और रहे होते हैं, उसमें भी मिस्टेक हो रही होती है। इसके बाद राइटिंग अनप्लेन्ड आंसर। हम जो लिख रहे होते हैं आंसर वो अनप्लेन्ड नहीं होता, उसमें हमने कोई प्लानिंग नहीं की होती है कि इसमें लिखना क्या है। पुअर एक्सप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसमें हम जो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो यूज़ कर रहे होते हैं वो सही यूज़ नहीं कर रहे होते, तो जो बताई जा रही हैं ऐसे ही यूज़ करें उसमें, और एक्सप्रेशन भी सही नहीं होता। इसके बाद है रॉन्ग एप्लीकेशन और फार्मूला। कभी कभार हम उसमें फार्मूला जो यूज़ कर रहे होते हैं वो रॉन्ग यूज़ कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे होते हैं वो रॉन्ग यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए तमाम चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि हम इसमें क्या लिख रहे हैं, सही लिखें। इसके बाद जो है अगर एग्जाम्पल वगैरह है तो एग्जाम्पल भी उसमें दें, डायग्राम बनानी है, ग्राफ वगैरह बनाने हैं, जो भी है उससे मुताबिक हम जो पूछा जा रहा है उसको लाजमी करें। पुअर हैंड राइटिंग। हमारी जो हैंड राइटिंग जो है बहुत ही ख़राब होती है, हमें खुद समझ में नहीं आ रही होती, इसलिए कोशिश क्या करें कि पेपर एंड में रिव्यू लाजमी क्या करें, उससे पता चल जाता है कि हमारी मिस्टेक क्या हैं। हमारे खुद पढ़ने में तो आ रही हों, जब हम खुद पढ़ सकेंगे तो चेकर भी पढ़ पाएगा। और जिस तरह डॉक्टर वगैरह जो ना मिला के जो ना इंग्लिश लिख रहे होते हैं, ऐसी हमारी जो ना कोशिश करें कि बिल्कुल वाज़ेह लिखें, अलग अलग लिखें, सेम जो है ना अच्छा होता है ताकि उनको समझ तो आए। इसके बाद जो है हमारी गलती एक और क्या होती है, प्रोवाइडिंग इर्रेलेवेंट डेटा और मटेरियल। जो उससे मुतालिक नहीं होता डेटा और जो है मटेरियल हम वो लिख रहे होते हैं, अपनी तरफ से लिख रहे होते हैं। और हमारी क्या क्या मिस्टेक होती है, लैक ऑफ द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। हमें जो है टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं उसमें कमी हो रही होती है कि अभी जो है ना सेक्शन बी कर रहे होते हैं, पता चलता है कि 10 मिनट रह गएंगे, बड़ी मुश्किल से वो कंप्लीट हो पाता है, सेक्शन सी हमारा रह जाता है। नहीं, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ जो है ना घड़ी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल तो अलाउ नहीं होता, मोबाइल नहीं लेके जाना चाहिए, वॉच जो है आपके पास होनी चाहिए, और टाइम को बार बार देखें। उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं जो है ना ऐसा होता है कि उस रूम में जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे
वॉल क्लॉक भी नहीं लगी होती, अगर लगी हैं उसमें सेल नहीं होता, चल नहीं होती, ख़राब होती हैं। इसलिए घड़ी जो है ना अपने पास, आप सबके पास होनी चाहिए। और बार बार जो है ना आप टीचर से टाइम पूछे, सर टाइम क्या हुआ है, सर टाइम क्या हुआ है, ऐसे इन्विजिलेटर भी परेशान हो रहा होता है। तो कोशिश ये किया करें कि किसी से टाइम पूछने की ज़रूरत नहीं होती, इतना टाइम आपके पास भी नहीं होता कि बार बार कभी आप लोगों से टाइम पूछें। जब भी टाइम देखना हो आपके पास, अपने पास घड़ी है, आप उसमें देखें। इसके बाद एक और जो हमारे से मिस्टेक जो हो रही होती है, आंसर जो है वो सही तरीके से हम लिख नहीं पा रहे होते हैं। एमसीक्यूज में हमसे गलती ये होती है कि हिट एंड ट्रायल बेस, हम उस पर तुक्का लगा रहे होते हैं, गैस लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के। भाई नंबर 1 में मैं ए लगाऊंगा, नंबर 2 में बी लगाऊंगा, नंबर 3 में सी लगाऊंगा, नंबर 4 में डी लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसको लाजमी जो है ना हम पढ़ें। और इसके बाद एक और जो हमसे गलती होती है, हम पैटर्न के मुताबिक, जैसे पूछा जाए पैटर्न के मुताबिक हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। और जहाँ पे जो है ना डायग्राम वगैरह होती है उसको जो है सही नहीं बना रहे होते, उसको लेबल नहीं कर रहे होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। कभी कभार तो हम डायग्राम बनाते ही नहीं है, अगर डायग्राम बना लेते हैं उसको लेबल नहीं कर रहे होते। अगर लेबल कर भी रहे होते हैं तो उसके कोई ऐसे कोई मिक्सिंग सी कर देते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि भाई क्या है। तो पेंसिल से जो है वाज़ेह तौर पर उसको लेबल की जाए। फिर जो है ना डायग्राम हमने बना दी, अब जो है ना उसको हम बॉक्सअप कर दें, एक बॉक्स बनाकर लाइनिंग चार तरफ से करके, ताकि पता चल जाए कि भाई आपने डायग्राम बनाई है। इसके बाद जो है लीविंग द एग्जाम रूम ईयरली, हमसे एक गलती ये होती है कि अभी आधा घंटा है, 1 घंटा है, हम पहले ही जा रहे होते हैं कि भाई हमारा पेपर हो गया, और तमाम स्टूडेंट्स की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या। इसलिए जल्दी जाने की कोशिश न करें, एंड तक आप बैठें, पेपर को जो है ना अच्छी तरीके से सॉल्व करें। इसी पर जो है दारोमदार है आपके आगे जो है तरक्की का। इसलिए पेपर दे रहे हैं आप, मेहनत से पढ़ के दें और अच्छी तरीके से पेपर करें, जल्दी निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभार दोस्त अहबाब निकल रहे होते हैं, फ्रेंड्स निकल रहे होते हैं, वो इशारा कर देते हैं कि भाई चलो मैं बाहर खड़ा हूँ, तो दूसरे भी निकल रहे होते हैं। पेपर दें, देखें कि भाई क्या चीज़ आ रही है, उससे मिलती जुलती जो चीज़ है उसको लिखें। लिविंग द इजीएस्ट क्वेश्चन अंटिल लास्ट, एक हमसे गलती ये होती है कि जो ईजी होते हैं क्वेश्चन, जो हमें आ रहे होते हैं, हम उसको एंड में लिख रहे होते हैं, और जो नहीं आ रहे होते, कच्चे पक्के होते हैं, उसको हम पहले लिख रहे होते हैं। तो जब चेकर जो है ना उन पहलों को जब थोड़ा सा देखता है, उसमें सही आपने लिखा नहीं होता, नंबर जो है ना अच्छे नहीं मिल रहे होते। इस पर कोशिश ये की जाए कि जो क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं, याद हैं, उनको आपने पहले लिखना है, और फिर हमारी राइटिंग भी सही हो। बिल्कुल जो है ना मिला के लिखना, समझ में ना आ रही हो ऐसा ना हो, बल्कि राइटिंग सही हो, समझ में तो आ रही हो। रिव्यू योर स्क्रिप्ट बिफोर हैंडिंग इट ओवर द इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर को जब हम कॉपी दे रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या करना है। एक तो रिव्यू योर आंसर्स पेज टू पेज, पॉइंट टू पॉइंट, हमने तमाम पेज, तमाम पॉइंट, हर लाइन को एक दफ़ा पढ़ें कि भाई कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं हुई। इसके बाद लोकेट मिसिंग डेटा और फार्मूला, अगर हमसे कोई चीज़ रह गई है, कोई फार्मूला गलत हो गया है, उसको सही करें। इफ़ टाइम अलाउ, अगर बाकी कोई वक्त है तो रीडो कैलकुलेशन, तो उस क्वेश्चन की जो है ना हम कैलकुलेशन अगर हमने जो की है, कभी कभार कैलकुलेटर जो है वो आंसर गलत दे रहा होता है, या हमसे गलत बटन जब दब जाता है जिसकी वजह से सही आंसर नहीं आ रहा होता, तो एक दफ़ा दोबारा जो है उसकी कैलकुलेशन की जाए। इसके बाद थिंग्स टू डू बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशन एंड मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग पेपर, पेपर के दौरान, पेपर के एंड में, पेपर के शुरू में स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर से निकले, उसके बारे में जो है अब हमने पेपर डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन, इसका मैंने ये आंसर लिखा, और ये एमसीक्यूज़ का ये आंसर लिखा, ये किया, वो किया, लिखा सही है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो आपने गलत लिख दिया, इसको यूँ नहीं लिखना था। तो क्या है, डिसहार्ड हो जाते हैं। अभी 3-4 पेपर बाकी हैं, तो क्या करते हैं, उसको सही पढ़ नहीं रहते, उसी टेंशन में होते हैं कि पहला पेपर मेरा सही नहीं है, इसलिए पहले पेपर के बाद तो किसी से हम डिस्कस करें ही नहीं।
हाँ, जब तमाम पेपर हमने कर लिए उसके बाद एवेलुएट करें उसका, और तमाम पेपर्स का करें, और फिर प्रैक्टिस भी करें, रिव्यू उन सबको करें। क्यों, इसके बाद भी जो है ना हमने पेपर तो देने होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम अपने स्कूल कॉलेज में मिड टर्म वगैरह या टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं उसमें इसको करें, ताकि फाइनल तक हम बिल्कुल एक्टिव हो चुके हों, कोई गलती हमसे ना हो रही हो। और डू नॉट पैनिक, परेशान ना हो, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचें। इसके बाद ये है कि भाई आखिरी दिनों में जो है हम याद कर रहे होते हैं, आखिरी दिनों में याद नहीं होता। डू नॉट ट्राई अ न्यू नोट, कोई नई चीज़ हम याद ना करें, कम से कम जो है ना ये तो पहले याद करना होता है, आखिर में सिर्फ रिवाइज करना होता है। फिर इसके बाद होता है कि जब हम अपने क्लासमेट वालों के साथ मिलकर पढ़ रहे होते हैं कभी कभार, तो उससे भी हम डिस्कस ना करें कि यार मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है, मेरी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें। उसमें गलती ये हो जाती है कि मिसाल के तौर पर आपने कोविड-19 के बारे में ऐसे याद किया, तो अपने दोस्त को बताया कि भाई कोविड-19 पर मैंने याद किया है, तो वो कहेगा नहीं नहीं भाई हमारी मिस ने तो कहा था, या मैं जो है ना ट्विटर ने कहा था कि इस मरतबा जो है क्रिकेट मैच पर जो है ना ऐसे आएगा, कोविड-19 पर नहीं आएगा, वो आ चुका है, ये वो। अब वो सोचता है कि नहीं ठीक ही कह रहे होंगे, अब वो जो है ना उसको छोड़ देता है, याद कच्चा पक्का जो होता है छोड़ देता है, और क्रिकेट मैच पे उसने जो है ना कोई ऐसे याद कर लिया, या ऐसी कोई भी और बहुत सी होती हैं बातें। अब पेपर में जो है ना कोविड-19 आ गया, इसलिए जो है किसी से मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में मशवरा जो है ये तो हर बंदा फ्री में दे रहा होता है, ज़रूरत नहीं किसी से कोई बात करने की। किस चीज़ों से हमने जो ना जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं उसे अवॉइड करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप। वैसे तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो बिल्कुल स्क्रीन को हाथ ना लगाएं इन चीज़ों को, और वैसे भी एहतियात की जाए, कम से कम यूज़ की जाए, और अवॉइड इंजरी रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें जिससे इंसान ज़ख्मी हो सकता है उसे अवॉइड करना है। एग्जाम्पल बाइकिंग, डेंजरस स्पोर्ट्स। कभी कभार जो ना हमने ऐसे बाइकिंग जो है ना बाइक चला रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिसमें व्हीलिंग की जाती है, तो ऐसे ना करें, और कोई ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह ना खेलें जिससे हमें जो है ना नुकसान हो सकता है, कोई गेम ना खेलें ऐसा ना हो कि भाई पेपर का हम इंतज़ार तो कर रहे हैं कब पेपर आए होंगे, कब होंगे कब होंगे। अब पेपर तो आ चुके हैं, 2 दिन बाद पेपर है, अब ये जो है हॉस्पिटल में जी पेपर नहीं दे पा रहे, मुश्किल हो रही है, इसलिए तमाम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद है गो टू एग्जामिनेशन रूम 10 मिनट्स ईयरली। तो एर्लियर पेपर देने से पहले कोशिश करें कि 10-15 मिनट पहले हम पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसे एंड में पहुंचेंगे थके होते हैं तो पेपर सामने मिल जाता है, वैसे ही थकावट की वजह से पेपर समझ में नहीं आ रहा होता। अगर 10-12 मिनट पहले अगर पहुंच गए तो कभी कभार ऐसा होता है कि 5 मिनट पहले ही जो ना 3-4 मिनट पहले 5 मिनट पहले वो आपको आंसर शीट देता है, नाम वगैरह लिख सकते हैं उसमें हम, और 2-3 मिनट हमारे पास होते हैं, अगर उसमें हम जो है ना दुआएं जो है रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआएं वगैरह भी पढ़ी जा सकती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि 10 मिनट पहले जो है अपने जो एग्जामिनेशन रूम है उसमें हम जाएं। और आखिरी एक जो है ना इसमें ये भी है कि इसका हम इंशाल्लाह अलग जो है एक वीडियो बनाएंगे, MCQs में हमने क्या करना होता है, क्या मिस्टेक हो रही होती हैं। सबसे पहले हमें जो है उसमें कोड नंबर होता है, क्योंकि 4 अलग अलग कोड होते हैं, तो हमारा जो कोड है वो कौन सा है, UN01 है, 02 है, 03 है, क्या है, कोड नंबर लाजमी लिखना होता है। दूसरी चीज़ MCQs को हमने तरतीब से लिखना होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि जो आपको आ रहा है आपने उसमें 1 में लिख दिया, जो आपको बाद में आ रहा है वो 2 में लिख दिया, नहीं, तरतीब से 1 वाला 1 में लिखेंगे, 2 वाला 2 में लिखेंगे। और ऐसे भी लिखना कि 1 में मतलब है कि इसमें लिखा हुआ 1 का आंसर ही 3-4 लिखे हैं, तो आपने गालिब, मीर तकी मीर और सर सैयद अहमद खान, अकबर इलाहाबादी, तो अगर आंसर बी का जो ना गालिब है तो आपने गालिब लिखना है, बी नहीं लिखना है इसमें। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे बी लिख दिया, भाई बी तो आंसर नहीं है, आंसर तो गालिब है, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। इसके अलावा होता है कि अगर वक्ती तौर पर उलझन हो रही है कि इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो वक्ती तौर पर उसको छोड़ दीजिए। जैसे 4 आपने छोड़ दिया, अब 5 लिख रहे हैं, 5 का आंसर मुकम्मल लिख दिया, 6 का जो आंसर है वो लिखा, 7 का, ऐसे ये ऐसा ना हो
कि आपने 4 तो छोड़ दिया, अब 5 में आपने मुखम्मस लिखना था, 5 में नहीं लिख रहे बल्कि आपने ये ऊपर लिख दिया। इससे क्या होगा, आपकी पूरी सीक्वेंस खराब हो गई। अब क्या होगा, एंड में आपको वो पता चलेगा, ओहो वो जो मैं लिखना था, अब इतना टाइम नहीं होगा, वो आपसे पेपर ले लेंगे और ये इसमें आप फेल हो सकते हैं। इस मतलब तो 50% की जो है वो MCQs हैं, 50%। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर तो MCQs की। तो MCQs पे हमने जो ना इस तरह एक नया इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि बहुत सी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक भी लाजमी कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। आपकी जो क्लास फेलो हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहे वो 9th में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, उनको लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।